Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I'm sure you all good. This is Said Khan. Actually, I'm going to show you how we can easily understand about the nature of the variables and how to make a model. So it's an unofficial video, like it's only for my students. So I would like to share my thoughts in Urdu so that they can understand all the things easily. So first thing, normally क्वेश्चन आता है कि रिसर्च मॉडल कैसे बनाते हैं, लाइक हम अपने वेरिएबल्स कैसे सेलेक्ट करें. तो जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने रिसर्च टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि अप्रूव होंगे, तो ये बहुत इजी लगता है. लाइक ओके डन, वी गॉट ईच एंड एवरीथिंग. अब जाते हैं, कोई फ्रेंड सजेस्ट कर देता है आप ये ले जाओ टॉपिक, या कोई कहीं से पढ़ के सेम टॉपिक ले आते और क्या करते हैं, कहते हैं सर जी ये हमारा टॉपिक है, जस्ट प्लीज अप्रूव कर देते इसे. सो आई वुड लाइक टू से व्हाई वी डू रिसर्च. एक्चुअली हम करते हैं अगर रियल में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हो. सपोज देयर इज नो प्रॉब्लम, व्हाई देन आई एम गोइंग टू डू लाइक दिस. अब एक प्रॉब्लम थी नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए. तो क्या करूं, जब कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तब मुझे रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी. तो उसके लिए क्या होता है, लेट्स सपोज अब मैं ओके व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च प्रॉब्लम, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एरिया पे काम करने की जरूरत है. तो उसके लिए अब देखिए आप किस फील्ड से. सपोज इफ टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई बिलोंग टू फाइनेंस. सो मुझे फाइनेंस पे ही अपनी कोई मतलब एरिया देखना चाहिए. ओके मेरा जो मेजर एरिया है वो फाइनेंस है. अब फाइनेंस तो एक्चुअली बहुत बड़ी फील्ड है, तो मैं अब सारे फाइनेंस की तो बात नहीं कर सकता, तो मैं इसमें सब टॉपिक्स पे आ जाता हूँ. सपोज फाइनेंस में कई चीज़ें, तो अकाउंटिंग फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कई सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब सपोज मैं इंटरेस्टेड हूँ कि डिविडेंड पे काम किया जाए, तो मैं क्या करता हूँ, कहीं से भी कोई टॉपिक पढ़ता हूँ और मैं अपने टीचर के पास चला जाता हूँ, सर मैं डिविडेंड पे काम करना चाहता हूँ. तो डैम श्योर कि कोई भी टीचर आपका इस तरीके से थीसिस अप्रूव नहीं करेगा, थीसिस टॉपिक अप्रूव नहीं करेगा. एक्चुअली आपको बताना होगा कि रियल प्रॉब्लम क्या है, कि आपको जरूरत क्यों पड़ी कि आप लोग ये रिसर्च कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या होता है, पहले आप पेपर पढ़ो, मिनिमम 30 to 40 पेपर पढ़ो. अब देखें आप एक समरी बना लें. समरी कैसे बनाते हैं मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर की हुई है. तो आप क्या करते हैं, एक समरी बना लेते हैं, पेज पे लिख लेते हैं, एक्सेल की फाइल में लिख लेते हैं कि ये रिसर्चर था, उसने ये वेरिएबल लिया, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लिया, ये वाली इंडस्ट्री को फोकस किया, ये वाले कंट्री को फोकस किया. तो आप लोगों के पास एक समरी बन जाती है. जब आप लोगों के पास एक समरी बन गई तो आप देख रहे होते हैं कि मैक्सिमम जो स्टडीज है वो सीमेंट सेक्टर पे हुई है, मैक्सिमम स्टडीज हैं जो वो फर्टिलाइजर सेक्टर पे हुई है. और आप क्या देखते हैं कि एक इंडस्ट्री है, लाइक शुगर इंडस्ट्री है, इस पे काम बहुत कम हुआ. अगर एक पेपर पढ़ते तो आपको थोड़ी पता चलना था कि इस पे काम हुआ या नहीं हुआ. तो आपने 25-30 पेपर पढ़े, एक समरी बनाई. तो अब आप अपने सुपरवाइजर से कह सकते हैं सर आई नो कि इस टॉपिक पे काम हो चुका है, लेकिन स्टिल एक एरिया है जो लेस फोकस्ड है, दैट्स नोन एज द शुगर इंडस्ट्री. तो मैं अब ये वाला काम इस वाली इंडस्ट्री पे करना चाह रहा हूँ. तो अब देखिए अब अगर देखिए यहाँ पे रियल में एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि हाँ यार लोगों ने डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनको हिट किया हुआ है, लेकिन इस वाले एरिया को नहीं किया. तो अब मुझे समझ में आया कि इस वाले एरिया पे काम करने की जरूरत है. एक्चुअली रिसर्च तभी मानी जाती है जब हम उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं. कंट्रीब्यूशन कई तरीके से हो सकती है.
लाइक आप नई चीज ही कोई प्रोड्यूस करते हैं, तो मास्टर्स लेवल पे तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। फिर क्या हो सकता है, आप कोई स्पेसिफिक नई चीज प्रोड्यूस कर लेते हैं, लाइक I found many studies they work on capital structure but they only focus on the textile sector। लाइक अब एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि लोगों ने टेक्सटाइल सेक्टर को फोकस किया जबकि इस वाले सेक्टर को फोकस नहीं किया। लोगों ने पाकिस्तान में स्टडी की है, लोगों ने इंडिया में स्टडी की है, लेकिन अब मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि इंडिविजुअल तो डिफरेंट कंट्रीज में स्टडी हुई है, लेकिन अभी तक कोई पैनल स्टडी नहीं है। पैनल मीन्स कि एक से ज्यादा कंट्रीज या एक से ज्यादा कंपनीज जब मिल जाती हैं, एक से ज्यादा कंट्रीज पे हम रिसर्च करते हैं तो उसको हम पैनल स्टडी कहते हैं। टाइम सीरीज स्टडी ऐसी स्टडी होती है जिसमें आपके पास कंट्री या कंपनी एक होती है और डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। पैनल में क्या होते हैं, वेरिएबल डिफरेंट होते हैं लेकिन कंट्रीज भी डिफरेंट होते हैं या कंपनीज भी डिफरेंट होती हैं। तो ये तो एक बेसिक था, ये नॉर्मली मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब जो प्रॉब्लम बच्चों को आ रही थी, जिस प्रॉब्लम के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ ओके यू हैव चूज योर वेरिएबल्स। नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीजें तो BRM में पढ़ ली है आप लोगों ने, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, तो दैट्स व्हाई करना क्या है कि अब मैं बात करता हूँ वेरिएबल क्या होते हैं, फिर बताऊंगा वेरिएबल्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं, फिर बताऊंगा डाटा किस तरह लेते हैं। वेरिएबल्स ये होते हैं, आपने एक रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया, सपोज इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑन SMEs ग्रोथ। आप क्या देखना चाह रहे हो, आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हो SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे देखें, आपकी जो डिपेंडेंट चीज बन रही है वो SMEs है, क्योंकि SMEs डिपेंड करेंगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, क्योंकि आप देखना चाह रहे हो इम्पैक्ट ऑफ, आप देखना चाह रहे हो ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप ये देखना चाह रहे हो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, किस पर, SMEs की ग्रोथ पे या SMEs। तो अब आपके पास दो वेरिएबल है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दूसरा SMEs। अब आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी डाटा होना चाहिए और SMEs का भी डाटा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो आप एनालिसिस कैसे करोगे, आप कोई चीज कैसे प्रोड्यूस करोगे। तो नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं, सर मेरे पास डाटा है, और आई एम शॉक कि आपने इतनी जल्दी डाटा कैसे ले लिया। वो कहते सर आई हैव 30 to 40 आर्टिकल्स। तो मेरे बच्चों, आर्टिकल्स डाटा नहीं होता। डाटा क्या होता है, एक वेरिएबल था। लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल डेवलपमेंट, एक वेरिएबल है। तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए कुछ डाटा होता है बैकएंड पे। ये देखें, ये एक्सेल की फाइल है, ओपन हो रही है। हाँ, आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम। अगेन प्रॉब्लम, इट्स ओके। यहां देख लेते हैं, फर्स्ट करते हैं, मुझे चाहिए था स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मेरा वेरिएबल है। मैं चलिए देख लेता हूं, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। और मैं स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को किस तरह मेजर करता हूं, मतलब कौन सा वेरिएबल ले रहा हूं जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए मैंने लिया स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये एक वेरिएबल चूज कर लिया और मैंने कहा मैं इस वेरिएबल को इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि मैं स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिए, अगर मैं कहता हूं इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑन स्टॉक on firm's performance, evidence from 7th index trade। अभी देखिए, मैंने क्या कहा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का इम्पैक्ट देखना है फर्म्स परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस को मैं किस चीज से मेजर कर सकता हूँ, तो परफॉर्मेंस के लिए मुझे डिफरेंट वेरिएबल यूज करने पड़ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम रिटर्न ऑन एसेट, इससे भी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इससे भी, ROC इससे भी। तो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं जो
इंडिकेटर होते हैं जो किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लाइक जैसे स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब क्वेश्चन ये आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा इंडिकेटर लेना चाहिए? भाई जब कोई पेपर पढ़ोगे उसकी मेथोडोलॉजी में जाओ, वो वहां पे मेंशन करता है कि हमारा वेरिएबल ये था और इसको हमने इस प्रॉक्सी से मेजर किया हुआ है। तो देखिए मैं जब भी डाटा की बात करता हूँ तो डाटा ये होता है, स्टॉक मार्केट 1989 में क्या था, 7.8 पॉइंट जो ये कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी, ये आपकी परसेंटेज में है, ये आपका डाटा है। जब आपके पास सारे वेरिएबल्स का ऐसे डाटा अवेलेबल होगा तो ही जाके हम अपने रिजल्ट रन करेंगे और फिर एक एनालिसिस प्रोड्यूस होगा, उसकी बेस पे हम अब हमारी फाइंडिंग्स आएंगी, उसकी बेस पे हम पॉलिसी सजेशंस देंगे, पॉलिसी मेकर्स को हम सजेशन देंगे कि वो किस तरीके से अपनी पॉलिसीज को बना सकते हैं। ओके देखिए, लेट्स सपोज मैंने ये टॉपिक लिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड इन पाकिस्तान एंड एप्लीकेशन ऑफ बाउंड टेस्टिंग अप्रोच टू क्वांटिफिकेशन। एक्चुअली यहाँ तक ही है, मैंने ये देखना है वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है या जो इस पे इफेक्ट करते हैं। तो अब मुझे तो कुछ पता नहीं चलेगा ना कौन कौन से डिटर्मिनेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे डिफरेंट पेपर्स की समरी पढ़नी पड़ेगी, उनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा। और एब्स्ट्रैक्ट से मोस्टली जब नए स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको समझ नहीं आ रही होती एब्स्ट्रैक्ट में से क्या पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले, उसके अलावा फिर आप मैथोडोलॉजी चैप्टर में चले जाए। अभी देखिए मैं अब एक्चुअली डाटा की बात करना चाह रहा था। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें पता ही नहीं चलता उसने कौन सा वेरिएबल यूज किया है। तो बेटा पहली बात है आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, यहाँ से आपको काफी चीजें पता चल जाएंगी। अगर आपको यहाँ से चीजों का पता नहीं चलता तो आप लोग क्या करते हैं, किसी भी पेपर के मैथोडोलॉजी वाले पार्ट में जाते हैं और ये देखें डाटा सोर्सेस एंड वेरिएबल्स, वो बताएगा कि उसने वेरिएबल कौन कौन से लिए और कहाँ से लिए। सपोज वो कह रहा है कि 4 वेरिएबल यूज किए, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड, टोटल फैक्टर, प्रोडक्टिविटी, प्राइस लेवल एंड ट्रेड ओपनर्स, ये वेरिएबल लिए। साथ ही बताएगा कि हमने डाटा कैसे लिया है। अभी देखें यहाँ सारी वेरिएबल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो कहता है कि उसने जो डाटा लिया है ये है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एक डाटाबेस है वहां से। दूसरा वो कहता है कि उन्होंने 3 वर्ड टेबल से डाटा लिया है। सपोज आपको यहां से भी पता नहीं चला कि वेरिएबल कौन कौन से लिए, तो हर पेपर में जो भी अच्छा पेपर लिखा होगा उसमें ये वाली एक इक्वेशन दी होती है। देखिए इसने बताया एमएफ उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है और इज इक्वल के बाद राइट साइड पे जितने भी वेरिएबल होते हैं लाइक टीओ, पीआई, टीएफपी, ये वेरिएबल है और उसने बताया ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये साथ में बताया कि ये वेरिएबल है। अगर आपको यहां से भी पता नहीं चलता, उसमें देखें जो भी मॉडल यूज किया होगा, उसने मॉडल यूज किया ARDL, तो दोबारा से उसने इक्वेशन यूज की, देखिए उसने फिर अपने वेरिएबल्स को यूज किया। अगर आपको फिर पता नहीं चलता कि ये कौन सा वेरिएबल है वो क्या करेगा, नीचे मेंशन करेगा कि ये किस चीज को क्या रिप्रेजेंट करता है। अब आप जब एक समरी बना लेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोगों ने वेरिएबल यूज किए हैं। जब एक समरी आपके सामने होगी तो आपको गैप नजर आएगा यार, ऐसे हम अगर इसको इस तरह कर लें, लाइक मोस्ट लोगों ने पाकिस्तान को फोकस किया, अगर हम एक पैनल बना लेते हैं, साउथ एशियन इकोनॉमी से ले लेते हैं, गल्फ इकोनॉमी से ले लेते हैं, इमर्जिंग ये ग्रोथ लीडिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी से ले लेते हैं, तो हमारा एक पैनल बन जाएगा और ये हमारी कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगी। हमने ज्यादा कंट्रीज को ऐड करके डाटा एनालाइज किया।
अब ये बात तो समझ में आ गई। अब स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आती कि डाटा लेते कहाँ से। अभी मैंने बताया, जैसे ये पेपर पढ़ा तो उसने बताया कि ये वेरिएबल के लिए डाटा कहाँ से लिया है। सपोज वो कहता है पिन वर्ड टेबल से डाटा लिया उसने, और बता रहा है ट्रेड का डाटा लिया है, ट्रेड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ तो मैं इस पे वर्ड पिन टेबल पे जाता हूँ। ये मेरा ब्लॉग है, इस पे दुनिया की बेहतरीन जो डाटा बेसिस है मैंने उनको इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ पे आपने यहाँ डाटाबेस पे क्लिक करना, फिर डाटा बेसिस। अगर आप सिंपल गूगल पे पिन वर्ड टेबल्स लिखते तो आ जाना था। ये देखें, पिन वर्ड टेबल 7.1 8.1, ये लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं इस साइट्स के। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ 6.3। अभी देखिए वो मेरे से पूछ रहा है कि आपने कंट्री कौन सा लेना है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अल्जीरिया। ओके डन। फिर वो पूछ रहा है नीचे आपने किस वेरिएबल का डाटा लेना है, तो मैं कहता हूँ मुझे एक्सचेंज रेट का डाटा चाहिए। मैंने इसको भी क्लिक किया। उसके बाद वो कहता है आपको डाटा कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। ये देखें बता रहा है 1950 से लेकर 2007 तक का डाटा अवेलेबल है यहाँ से। मैं कहता हूँ मुझे 1990 से डाटा चाहिए और 2007 यहाँ से पूछा है किस फॉर्मेट में चाहिए आपको। मुझे क्या चाहिए, MS एक्सेल। उसके बाद इसको कर देते हैं सबमिट। नॉर्मली क्वेश्चन आता है सर, ये देखें जब मैंने क्लिक किया तो वो मेरे से पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहेंगे, तो मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए। एक्चुअली मैंने एक और सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है UC ब्राउजर, दैट्स व्हाई मेरे पास ऐसे ऑप्शन आए। अदरवाइज आपके पास जब जैसे आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे सिंपल डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें ये आ गया था मेरा, ये जो मैंने फाइल सेव की है वर्ड पे डेस्कटॉप पे, ये मेरे पास डाटा आ गया 1990 से लेकर 2007 तक का। ओके, अब आपको ये भी पता चल गया कि वेरिएबल्स का डाटा कहाँ से लेना है। अब देखें अगर आप डिविडेंड का डाटा लेना चाहते हैं तो डिविडेंड का डाटा बैलेंस शीट से मिलता है, कभी भी डाटा बेसिस से नहीं मिलता। अगेन अगर डिविडेंड का डाटा चाहिए तो बैलेंस शीट से मिलेगा, और बैलेंस शीट हर कंपनी की अलग से होती है। चलिए जी, अब आपको पता चल गया। ऐसे ही आपने सारे वेरिएबल्स का डाटा ले लेना है। अब एक नॉर्मली क्वेश्चन आता है सर हम कितने ईयर्स का डाटा लें। ट्राई योर बेस्ट कि आप मैक्सिमम ईयर्स का डाटा ले लें, जहां से शुरू हो रहा है वहां से लेके जहां पे डाटा एंड होता है वहां तक। जैसे अब यहाँ से 1950 से स्टार्ट हो रहा था 2007, तो अब ट्राई करते कि 1950 से लेके 2007 का डाटा मिल जाता। ऐसा क्यों, जितना ज्यादा डाटा होगा उतने अच्छे एनालिसिस होते हैं, उतने ही रिजल्ट्स फेवरेबल आते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई बायसनेस नहीं होती। ओके, सपोज आप लोगों ने, आपके पास जितने भी वेरिएबल थे सबका डाटा ले लिया। अब आप चाहते हैं कि आप उसको अरेंज करें, तो अरेंज इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग हैं, ये मेरे पास मेरी फाइल है। देखिए सबसे पहले कॉलम में कंट्री लिखना है, ईयर लिखना है। अब ये मेरे वेरिएबल है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आगे पीछे जहां मर्जी लिख सकते हैं आप। ये मेरे डिपेंडेंट सॉरी ये मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है, सारी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मिक्सचर है इसमें। तो करना क्या, सबसे पहले अपने कंट्री लिखना, कंट्री है। मैं पैनल डाटा की बात कर रहा हूँ, नॉट टाइम सीरीज। पैनल वो होता है जिसमें एक से ज्यादा कंट्रीज होते हैं। मेरा पहला जो कंट्री है वो ग्रीस है। दूसरे उसमें लिख रहा है 9 ईयर, कॉलम में क्या था, ईयर। तो देखिए अभी हमारा डाटा 1950 से स्टार्ट हो रहा था। अगर आपने 1950 से डाटा डाउनलोड किया था तो यहाँ पे 1970 की बजाय 1950 लिखना था, लेकिन एक्चुअली हमने 1990 से लिया था, तो यहाँ पे आप 1990 भी लिख सकते हैं। चले, जब मैंने ये डाटा लिया था 1970 से शुरू होता है। ओके, मैंने ईयर लिखे और ये कहाँ तक था, 2014 तक। चले जी, ये पहले कंट्री का डाटा हो गया। सपोज मेरा पहला कंट्री ग्रीस था, आपका कोई भी कंट्री हो सकता है, और उसका जो ईयर भी लिख लिया मैंने, मतलब ग्रीस का किस साल से लेके किस साल तक का डाटा। उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कंट्री शुरू हो जाएगा और ईयर दोबारा से शुरू हो जाएंगे।
वहां भी 1970 से शुरू होता था, इस बार ये भी ऐसे ही हो जाएगा। अब आपका अगर आपके पास काफी सारे कंट्रीज हैं, देखें जैसे मेरे पास ये 64 कंट्रीज हैं, तो अब नेक्स्ट कंट्री को ऐसे ही फिर दोबारा से 1970 से शुरू किया एंड सो ऑन, और इस तरीके से आप सारे कंट्रीज का जो डाटा अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें मैंने स्टॉक, ये देखें ये डाटा फर्ज कर लेते हैं, ये डाटा था जो मैंने डाउनलोड किया और आप इसको अरेंज करना चाहते हैं, हर फाइल से कॉपी करना आपने। लेट्स सपोज वो पाकिस्तान का डाटा था, यहाँ पे आके ये देखें, यहां से देखें राइट क्लिक किया, अगर इस ऑप्शन पे करते हैं तो ये आपको वर्टिकल सेव करेगा, जो कि हमें वर्टिकली चाहिए। तो यहाँ से ये देखें ऑर्डर, नॉर्मली जब ये ट्रांसपोज पे करते हैं ना, ये वर्टिकल ऑर्डर में करता है, आज पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। बहरहाल तो आप इनमें से, हमें तो वर्टिकल फॉर्म में चाहिए था, जिस भी ऑप्शन पे वर्टिकल फॉर्म में डाटा सेव हो आपने वो ऑप्शन क्लिक करनी है और ओके। ये देखिए, ये आपने पहले कंट्री के लिए इस वेरिएबल का डाटा ले लेना और एंड तक जाएगा, ये यहाँ तक 2014 तक, फिर नेक्स्ट कंट्री का, और फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट सो ऑन, ये चलता जाएगा। फिर ऐसे ही सारे वेरिएबल्स का डाटा आपने अरेंज करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, अगर समझ ना आए तो प्लीज आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या मुझे मैसेज कर दें, या जैसे भी आपको इजी रहे ऐसा कर लें। और आई डोंट थिंक सो कि इससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। ओके गाइस, होप सो यू एंजॉयड, थैंक यू सो मच, टेक केयर।